आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। इसका पहला जो पोस्टुलेट है वो है कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटम्स शुड कम वेरी क्लोज। इसका क्या मतलब है कि कोवेलेंट बॉन्ड जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एक हम लोग कोई भी एटम कंसीडर कर लेते हैं, उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड उसके शेल्स होते हैं। शेल्स कौन से होते हैं? के सबसे फर्स्ट शेल आता है जो न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है LMNOP। ठीक है, ये हमारे पास शेल्स आते हैं। इन शेल्स के फर्दर सब शेल्स होते हैं S, P, D एंड F। ठीक है, ये मैंने आपको ड्रॉ करके बताया। ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास क्या आ रहे हैं? शेल्स आ रहे हैं। इन शेल्स में जो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज शेल है उसको हमने के का नेम दे दिया। उसके बाद जो थोड़ा सा उससे दूर है वो एल है। उसके बाद जो थर्ड वन शेल है वो हमारे पास एम है। ठीक है, ये हमने नंबरिंग कर लिए KLM। ये शेल्स हैं। इन शेल्स में फर्दर सब शेल्स होते हैं। सब शेल्स क्या होते हैं? KLM, दीज आर शेल्स। ठीक है, इनके फर्दर जो हैं वो सब शेल्स होते हैं। सब शेल्स में आते हैं S, P, D एंड F। ये इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो तादाद के लिहाज से, नंबर के लिहाज से होते हैं। ठीक है, S जो है उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड F में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये जो इनका नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का, इन सब शेल्स में ये फिक्स्ड होता है। ठीक है, आगे इन सब शेल्स के फर्दर ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। S जो है ये S ही होता है, इसका S एक ऑर्बिटल है। ठीक है, P जो है इसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, PX, PY एंड PZ। D जो है ये 3 किसके ऑर्बिटल्स हैं? P के। उसके बाद D है DX², DXY, DYZ and DZX। 1 2 3 4 and fifth one is DZ स्केयर। यहाँ पे आएगा DX², DY का भी स्केयर, ये इस तरह से बनेगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गए हैं 5 ऑर्बिटल्स D के। उसके बाद ये सब हैं D सब शेल है, उसके 5 ऑर्बिटल्स हैं आगे। ठीक है, उसके नेम्स मैंने मेंशन किए हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं D के। F है, F के 14 ऑर्बिटल्स होते हैं। F ऑर्बिटल जो है वो केमिस्ट्री में बहुत ही कम यूज़ होता है। जो ज़्यादा यूज़ होने वाले ऑर्बिटल्स हैं वो S हैं, P हैं और D हैं। अब हम इनकी शेप्स देखते हैं कि इनकी शेप्स कैसे होती हैं। जो S होता है ना, S ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होने का क्या मतलब है? यूँ राउंड शेप में होता है। इसकी सिमेट्री जो है वो स्फेरिकल होती है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है, ये कोई भी डिफ्यूज फॉर्म नहीं होती है इसकी, ये हर तरफ से एक जैसा है। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में है, ये इस तरफ से उस तरफ से इस तरफ से एक जैसा है। नॉन डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं कि नॉन डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हम P देखते हैं, PX को कैसे ड्रॉ करना है, PY को कैसे ड्रॉ करना है और PZ को कैसे ड्रॉ करना है। PX जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है, लाइक दिस। ये हमारा एक्स एक्सिस है। अगर हमने इसको एक्स एक्सिस कहा है, हमेशा ऐसे ही होता है, एक्स एक्सिस यूँ होता है, तो इसको हम लोग क्या कह लेंगे? वाई एक्सिस। याद रखिएगा, वाई एक्सिस और जी एक्सिस दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस, अगर हमने एक्स एक्सिस इसको लिया है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो हम लोग वाई एक्सिस इसको ले लेंगे जो कि एक्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये वाला एक्सिस। तो यहाँ पे P एक्सिस होगा यूँ। ठीक है, इसको हम PY कह लेंगे। ये PX हो गया, ये हमारे पास PY हो गया। तो Z इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन हम लोग जो है Z क्योंकि स्पेस में होता है ना, Z जो ऑर्बिटल होता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। जब हम लोग कोई भी
स्पेस में जो चीज़ें होती हैं उसको पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग यूँ इस शेप में ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ये था हमारे पास पी एक्स, ये हो गया हमारे पास पी वाई, एंड ये हमारे पास हो जाएगा पी जी। पता नहीं आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि नहीं, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें, ये पी जी है, ठीक है, ये पी वाई है और ये पी एक्स है, ठीक है। अब इसमें से आप इसको पी एक्स तो कह सकते हैं, ये तो कंफर्म है कि ये हमारे पास पी एक्स है। अब ये जो दोनों हैं ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको पी वाई कह लें या आप इसको पी वाई कह लें, आप इसको पी जी कह लें या आप इसको पी जी कह लें, एक ही बात है, ठीक है। दोनों में से जिसको मर्ज़ी कह लें, ये दोनों जो हैं ऑर्बिटल्स एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होते हैं, ठीक है। स्पेस में ये स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल होता है, लेकिन पेपर पे हम उसको ड्रॉ करने के लिए इन दोनों में से कोई सा भी पी वाई सपोज कर लेते हैं और कोई सा भी पी जी सपोज कर लेते हैं। और दूसरी बात जो अंडरस्टैंड करने के लिए है वो ये है कि इन तमाम ऑर्बिटल्स में ये ऑर्बिटल्स हैं ना, सब शेल्स के फर्दर ऑर्बिटल्स थे, इन सब ऑर्बिटल्स में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। एस में भी 2 आ सकते हैं, पी वाई में भी 2, पी एक्स में भी 2, पी जी में भी 2। कहने का मतलब ये है कि सब ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे? वो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जिनकी अपोजिट स्पिन होती है। अपोजिट स्पिन होने का क्या मतलब है? अपोजिट स्पिन होने का मतलब है कि अगर हम लोग ये देखें, पी एक्स ले लेते हैं, ठीक है, सपोज इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एक अगर इस तरफ है इसकी स्पिन तो दूसरी की इस तरफ से स्पिन होगी। मतलब हम लोग उसको ऑपोजिट स्पिन को जाहिर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को ऊपर को शो कर दिया मैंने, एक नीचे को शो कर दिया। अब स्पिन का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिटल्स में मूव करते हैं। ऑर्बिटल किसको कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं कि वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं शेल्स में, शेल्स के फर्दर सब शेल्स हैं, सब शेल के फर्दर ऑर्बिटल्स हैं। और ऑर्बिटल्स हम किसको कहते हैं? ऑर्बिटल्स हम कहते हैं कि वो जगह, वो स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के इम्कानात, प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, हम उसको बोलते हैं कि ऑर्बिटल है, ठीक हो गया। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन्स किस फॉर्म में मूव करते हैं? सब शेल्स में, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स वेव्स की फॉर्म में मूव करते हैं, ठीक है। वेव कैसे होती है? यूँ होती है वेव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स वेव की फॉर्म में मूव करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको कह देंगे, ये इसकी मूवमेंट शो कर रही हूँ मैं यूँ वेव की फॉर्म में, ये किसकी मूवमेंट है? इलेक्ट्रॉन की। जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग कह देंगे पॉजिटिव, नीचे वाला ये कंस्ट्रक्टिव, ये अबव है प्लेन, ये बिलो द प्लेन है, वेव का ही पार्ट है ये, ठीक है। इसको प्लस कह देंगे, इसको नेगेटिव कह देंगे, इसको प्लस कह देंगे, ठीक है। ये साइंस हैं, साइंस से मैंने डिफ्रेंशिएट किया है मूवमेंट को। अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन जो मूवमेंट हो रही है वेव की, उसको मैंने साइंस के ज़रिए डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। साइंस के ज़रिए डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप ये कंसीडर करें कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मोशन एक वेव की फॉर्म में होती है, ठीक है। और अपोजिट स्पिन होने का क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारी अर्थ है, ये स्पिन करती है अपने एक्सिस के लॉन्ग। कैसे स्पिन करती है? इलेक्ट्रॉन्स यूँ शेल्स में तो मूव कर रहे हैं, यूँ मूव कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स ऐसे न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अपने इर्द गिर्द भी स्पिन करता जा रहा है, साथ साथ अपने इर्द गिर्द स्पिन कर रहा है और साथ साथ वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव भी कर रहा है। ये एक एक्सिस है, ठीक है। हम एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, सपोज करें कि उसकी डायरेक्शन ये है, स्पिन डायरेक्शन, ठीक है। और ये एक ऑर्बिटल में पाया जाता है जिसका नाम है पी एक्स। पी एक्स में एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पिन डायरेक्शन यूँ है। स्पिन का क्या मतलब है? कि अपने ही एक्सिस के अराउंड जो है वो मूव करना। जैसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये पेपर जो है, ये हमारे पास एक प्लेन है, उसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन है, ये यूँ घूम रहा है, ठीक है, यूँ घूम रहा है। इसको हम लोग कह देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की एक स्पिन है,
ये मूवमेंट, साथ ही अपने एक्सिस के लॉन्ग भी घूम रहा है और साथ यूँ अपने एक्सिस के लॉन्ग घूमता 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 न्यूक्लियस के राउंड भी मूव करता है। तो इस मूवमेंट को हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन बोलते हैं, ठीक है। ये क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। अगर आप लोग ये वाली स्पिन देखें तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया क्लॉकवाइज। तो इसी ऑर्बिटल में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा प्रेजेंट, सेम ऑर्बिटल में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स सेम स्पिन के साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते। वो इलेक्ट्रॉन्स जो सेम डायरेक्शन ऑफ स्पिन के साथ मूव करते हैं वो कभी भी एक इलेक्ट्रॉन में पाए जा नहीं सकते। अब जैसे कि दूसरा इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर आएगा उसकी स्पिन की डायरेक्शन ये होगी ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी है, ये इधर क्लॉकवाइज है, ये होगी स्पिन की डायरेक्शन। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। वो जो दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आते हैं उनकी स्पिन हमेशा अपोजिट होती है, ठीक है, एक ही। और उनकी अपोजिट स्पिन की डायरेक्शन को हम शो करने के लिए इस तरह से सिंबल्स यूज़ कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन डायरेक्शन ऑपोजिट है एक दूसरे से। यहाँ तक बात समझ आ गई है। चलें आगे हम लोग जो है वो सेकंड पोस्टुलेट डिस्कस करते हैं थ्योरी का। जी, तो कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटम्स शुड कम क्लोज। एटम्स दो जब एक दूसरे के बहुत क्लोज आएंगे, फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को कंसीडर कर लेते हैं, इन दोनों के एटम्स जब एक दूसरे के बहुत क्लोज आएंगे तभी इनके ऑर्बिटल्स क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पोस्टुलेट देखें, अदर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन ओवरलैप। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है कि एक जो ऑर्बिटल है उसके अंदर तो जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर प्रेजेंट होगा उन दोनों की स्पिन ऑपोजिट होगी, लेकिन ओवरलैपिंग के लिए भी ज़रूरी है कि दो ऑर्बिटल्स, दो डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिटल्स, मतलब एक ही जो है एटम ले लें कंसीडर कर लें हाइड्रोजन का, तो उसमें इट्सेल्फ जो है वो नहीं हो सकती, ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, ठीक है। हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए, हमारे पास क्या होने चाहिए, दो हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए ओवरलैपिंग के लिए। और उन दो हाइड्रोजन एटम्स के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपोजिट स्पिन में होने चाहिए, तभी वो ओवरलैप करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने 1s ऑर्बिटल कंसिडर किया है एक हाइड्रोजन का और 1s ऑर्बिटल कंसिडर किया है दूसरी हाइड्रोजन का। इनके जो ऑर्बिटल्स हैं 1s इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इनकी अपोजिट स्पिन है, तभी ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस दैन 50%। अब इस बात का क्या मतलब है कि जो ओवरलैपिंग है वो 50% से कम होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर दो ऑर्बिटल्स 50% से ज़्यादा ओवरलैप कर जाएंगे, ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर जाते हैं, ये तो कम है, अगर ऐसे कर जाते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग हो गई है ना यहाँ पे, तो न्यूक्लियस, एक ऑर्बिटल का न्यूक्लियस दूसरे ऑर्बिटल के न्यूक्लियस में धंस जाएगा, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस में घुस जाएगा, जिसकी वजह से सिमेट्री जो है वो डिस्टॉर्ट हो सकती है। तो 50% से कम ओवरलैपिंग होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है, थोड़ी सी ओवरलैपिंग होनी चाहिए, 50% से ओवरलैपिंग बस कम होनी चाहिए, ताकि हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करवाने हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में होते हैं ना, न्यूक्लियस के राउंड वो घूम रहे होते हैं, चक्कर काट रहे होते हैं, तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करवाना है। तो ज़रूरी है कि बस उनके शेल्स ही आपस में ओवरलैप करें, ना कि ये हो कि ओवरलैपिंग इतनी ज़्यादा हो जाए कि एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस में घुस जाए, तो इससे क्या होगा, हमारी सिमेट्री जो है वो एटम की वो ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जितनी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, ठीक है, जितनी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जितना कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है, और जितनी किसी की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है बॉन्ड लेंथ उसकी इतनी ही कम होती है। ये बात हमेशा याद रखिए, जिन बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है
वो बॉन्ड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बॉन्ड एनर्जी का बॉन्ड स्ट्रेंथ से डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों से इन्वर्स रिलेशन होता है। उसके बाद जो मेन पॉइंट है हमारी थ्योरी का वो है 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग आर पॉसिबल। जी, तो कौन कौन से जो ओवरलैपिंग टाइप्स हैं हमारे पास पॉसिबल हैं? एक है हेड टू हेड ओवरलैपिंग और सेकंड वन है पैरेलल ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा बॉन्ड और पैरेलल ओवरलैपिंग या लेटरल और साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है